हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल में कि दिस यूरोपियन कंट्री विल बैन वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस फ्रॉम न्यू ईयर 2023। और ऐसा क्यों होगा इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और एक चेन इवेंट के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअली ये जो कंट्री है उसका इंडिया के साथ किस तरीके का रिलेशन है और जियोपॉलिटिकल हिसाब से हम देखने की कोशिश करेंगे कि हम हिस्टोरिकली किस तरीके से इसके राइवल को इवन रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये कंट्री हमारे लिए वीज़ा फ्री एंट्री को बैन कर रहा है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूरोपियन कंट्री सर्बिया के बारे में। अभी हाल ही में आपको एक पासपोर्ट इंडेक्स आया था जिसमें इंडिया की रैंक बेहतर हुई थी और उसमें से केवल यूरोप की एक ऐसी कंट्री जो उस रिपोर्ट में बताया गया था कि इंडिया को वीज़ा फ्री एंट्री देता है फॉर 30 डेज़ और इवन विदाउट वीज़ा हमारे ऑफिशियल्स 30 दिन तक वहाँ पे रह सकते हैं। वो अब 2023 से हमारे कंट्री मैन के लिए, हमारे सिटीजन्स के लिए अब बैन लगाने वाली है। और अगर हमें उस कंट्री को विजिट करना है देन वी हैव टू टेक द वीज़ा फ्रॉम द एम्बेसी इन दिल्ली ऑफ दैट कंट्री। तो हम बात कर रहे हैं आपको सर्बिया की, और सर्बिया इसके पीछे रीज़न बता रहा है कि भाई देखो, सिंस रसिया पूरे यूरोप को हिला के रखा हुआ है। रीजन पहला कि मोर डिपेंडेंसी ऑफ यूरोप ऑन द रसिया फॉर देयर एनर्जी कंजम्पशन, और उस कारण से सिंस डिपेंडेंसी बनी हुई है तो उम्मीद कम है कि रसिया किसी भी यूरोपियन कंट्री के एग्रेशन को रोकेगा। और जो यूक्रेन और रसिया की वॉर है वो इस चीज़ को पुख्ता कर दिया है कि धीरे धीरे रसिया यूरोप के जो कंट्रीज़ है, जो कमज़ोर कंट्रीज़ हैं, उसके टेरिटरी को क्लेम करेगा। क्योंकि ऑफिशियली अगर आप देखोगे 1991 के कोल्ड वॉर के एंड के बाद जब रसिया का विभाजन हुआ उस टाइम के सोवियत रसिया का, तो उस पार्टिकुलर टेरिटरी को हथियाने का काम यहाँ पे आपको एक्सपेंशनिज्म जो है ना पुतिन का चल रहा है। और इस सब के डर से सर्बिया क्या कर रहा है, चाह रहा है कि वो किसी तरीके से ईयू का मेंबर हो जाए। और जब किसी कंट्री को ईयू का मेंबर होना है तो याद रखिएगा आपको ईयू की जो पासपोर्ट्स पॉलिसी है, जो वीज़ा पॉलिसी है, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी बिफोर टेकिंग द मेंबरशिप। हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप आपको चाहिए तो उससे पहले आपको एज ए कैंडिडेट की स्टेटस मिलती है, और सर्बिया इसके लिए क्वालिफाइड हो चुका है। सर्बिया को यूरोपीय यूनियन एज अ मेंबर आपको वो एज अ कैंडिडेट वो एक्सेप्ट कर लिया है। और इसके बाद अगर उसे मेंबरशिप चाहिए तो सर्बिया को क्या करना पड़ेगा कि जो वीज़ा आपको पॉलिसी होती है यूरोप की, उसको फॉलो करनी पड़ेगी। और यही आपको ऑफिशियल्स रीजंस बता रहे हैं कि इंडियंस को एक्चुअली में क्यों नहीं दिया जाता। दूसरा रीज़न है कि पाकिस्तान का जो माइग्रेशन हो रहा है एज अ इलीगल माइग्रेंट्स, वो यहाँ पे एज आसियान, क्योंकि हम आसियान कंट्रीज में भी आ सकते हैं, तो हो क्या रहा है एक्चुअली में कि पाकिस्तानीज वो आपको ईरान टर्की चला जाता है, और फिर ईरान टर्की की एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो लोग हैं वो ईजिली यूरोप में वहाँ से एज अ इलीगल माइग्रेंट आपको बाल्टिक नेशन से निकल जा रहा है आपको। और ये सब चिंता जो है ना यूरोपीय यूनियन को बढ़ा रही है, क्योंकि जो इलीगल माइग्रेंट्स आएंगे ना, आप देखो हाल ही में कितना ज़्यादा इस पहली बार आप देखते होइएगा कि फ्रांस में जो है क्रिसमस पे कितना बड़ा एक तरीके से टेरर अटैक हुआ है, वायलेंस हुआ है वहाँ पे। तो ये सब जो माइग्रेंट्स एथनिक क्लासेस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बहुत बड़ी चिंता यूरोप की बनी हुई थी। और इस कारण से जो सर्बिया एक तरीके से लगभग आज पर द ऑफिशियल एस्टिमेट लगभग 40,000 पाकिस्तानी नेशनल इंटर किया यूरोप एवरी ईयर्स ट्रेवलिंग थ्रू ईरान एंड रसिया, वो सब चिंता यहाँ पे यूरोप को बढ़ा रही थी। और इसीलिए उन्होंने स्पेशली जर्मनी और यूरोपीय यूनियन ने प्रेशराइज किया सर्बिया को कि भाई आप कर्ब करो इलीगल इमिग्रेशन को, ताकि जो सिक्योरिटी ऑफ यूरोपीय यूनियन है, जो अपने आप में एक इंटीग्रेटेड है, नेशंस 28 मेंबर्स है, उसमें जो है ना आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। और
और ये जो बाल्कन रूट्स है ये आपको बहुत बड़ी एक तरीके से रास्ता था माइग्रेशन के लिए। और स्पेशली सर्बिया पे जब प्रेशर आया इन चीज़ों का, तो बोला कि भाई देखो हमें तो अलाइन होना पड़ेगा वीज़ा पॉलिसी से, क्योंकि हमें चाहिए ईयू की मेंबरशिप, और एज अ स्टेटस ऑफ कैंडिडेट हमें मिला ही हुआ है, तो हम बिना मेंबरशिप के रहने वाले नहीं हैं। क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कोसोवो सर्बिया कॉन्फ्लिक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट, एक यूक्रेन रसिया का वॉर यूरोप में चल ही रहा है, और उम्मीद है कि जिस तरीके का यहाँ पे टेंशन्स बढ़ रहा है कोसोवो और सर्बिया के बीच में, वो कहीं ना कहीं दूसरा वॉर लेकर के आएगा और फिर से एक ग्लोबल तबाही मचेगी। स्टॉक्स मार्केट, इन्फ्लेशन, फूड सिक्योरिटी, ये सब सारी चीज़ें बढ़ने की आशंका बनी हुई है। और इस कारण से जो नाटो है, देखिए अगर मैं आपको बोलूँगा कि सर्बिया की जो ये बैन है उसमें कोसोवो और सर्बिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका क्या रोल है, तो देखिए अगर आप देखोगे कि जो एक्सेशन है बाय सर्बिया टू द यूरोपीय यूनियन, उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सर्बिया को रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ईयू का। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मैप के थ्रू कि अगर आप इस पार्टिकुलर बाल्कन्स रीजन्स को देखोगे तो सर्बिया आपको नॉर्थ ऑफ द कोसोवो मिलेगा, और कोसोवो यहाँ पे सर्बियन एथनिक के लोग बहुत कम हैं, और यहाँ पे ट्यूनिशियन, ईरानियन, वो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और सिंस ड्यू टू एथनिक डिफरेंस ये रीजन जो है ना सर्बिया का पहले पार्ट हुआ करता था, और 2008 में यहाँ से आज़ादी ले ली, और तब से इन दोनों के बीच में टेंशन चल रहा है। तो कोसोवो में होता क्या आपको एक्चुअली में कि सर्बिया सिंस ईयू का पार्ट नहीं है, तो वहाँ पे जो नाटो उसके फोर्स होते नहीं हैं, लेकिन कोसोवो जो एक तरीके से आप बोल सकते हो वेस्टर्न के साथ अपना नेचर साझा करता है, वहाँ पे नाटो की फोर्स होती है। और इस कारण से नाटो और वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना, अब स्पेशली यूएसए, वो इन दोनों के बीच में बोल रहा है कि भाई झगड़ा मत करो, बैठ करके शांति से बात करो। और इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो हमारी रिश्ता सर्बिया के फॉरेन सर्बिया के साथ बहुत अच्छा है। हम कोसोवो को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और हमें सर्बिया के तरफ से भी आपको जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसे इंडिया का पार्ट मानता है सर्बिया, पीओके को एक्सेप्ट नहीं करता है। इवन आप देखोगे कि कोसोवो की अभी हाल ही में जो है ना एक ट्रेड ऑफिस खुली है दिल्ली में, जहाँ पे इंडिया और कोसोवो के बीच में ट्रेड को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इन सब चीज़ों को वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। हालांकि कैटेगरली उसी मीटिंग में हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी बख्शी साहब थे, उन्होंने बोला कि भाई इतना होने के बाद आप ये मत मानो कि इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया कोसोवो को। और ये सब जो स्टेप्स है ना कहीं आपको यहाँ पे अलाइनमेंट मिलेगा कि सर्बिया का जो कॉन्फ्लिक्ट कोसोवो के साथ चल रहा है, केवल इंडिया ही नहीं कोसोवो को रिकॉग्नाइज करता है, ब्राज़ील, चाइना, रसिया और मैक्सिको, जी हाँ, ब्रिक्स का केवल साउथ अफ्रीका को छोड़ दीजिए तो 4 बड़े एमर्जिंग वर्ल्ड्स के बड़े बड़े इकोनॉमीज जो है ना कोसोवो को रिकॉग्नाइज नहीं करता। और इसीलिए प्रॉब्लम्स आती है कि जब एक ग्रेट डेमोक्रेसी, एक बड़े बड़े इकोनॉमीज अगर आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो आपको क्या होता है, प्रॉब्लम आता है। और आप केस देखते होंगे हांगकांग का, देख लीजिए, इतनी डेमोक्रेसी बट सिंस उसके सामने में जो है ना चाइना बहुत बड़ा एक इकोनॉमीज है, तो उसको भी लोग रिकॉग्नाइज करने से, इवन ताइवान। तो ये सब सिचुएशंस जो है ना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो यूएनएससी की रेजोल्यूशन 1244 है, ये आपको रिकॉग्नाइज करता है कोसोवो को एज ए इंडिपेंडेंट, क्योंकि यूएन की अपनी एक पॉलिसी होती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंडिया को वीज़ा फ्री एंट्री अब नहीं मिलेगा सर्बिया में, वो रीज़न बस ये है कि रसिया की जो एग्रेशन बढ़ रही है यूरोप में, उसके डर से सर्बिया अब चाहता है कि भाई उसे भी एक तरीके से नाटो का प्रोटेक्शन मिले
और ये सब चीज़ें जो है ना कहीं सर्बिया को पुश किया टू बैन इंडियाज़ पीपल एज वेल एज जो एक तरीके से माइग्रेशन की समस्या थी, माइग्रेंट्स जो इलीगल आ रहे थे, इन दोनों ने मिल करके हमारे देश के वासियों के लिए अब जो एक तरीके से वीज़ा फ्री एंट्री नहीं मिलेगा, आपको सर्बिया से वीज़ा लेना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चेन इवेंट सारा जियो पॉलिटिक्स का समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब प्रथम IAS। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।